ठंडे हाथ पर रखा कोई गर्म सा हाथ हो, धमनियों को अपना खास रिश्ता कोई पुराना सा लगे, पास है कोई मेरा गुदगुदी रुई है, रजाई सा लगे, हाथ की झन्नाहट ने कभी समझा न था, ठंडा क्या गर्म क्या, जरूरत ने उकसाया है आज कि ऐसा लगे, लपकते मौके फिक्र ने न दिया मौका, छुअन ने याद किया ऐसा लगे, हाथ को हाथ जब सूझे न कोई, हाँ दिल सुन्न सा अकेला लगे, गुजर गया रास्ता थकान थी, सुस्ता तो लूं, कोई हाथ मेरे हाथ पर रखा है ऐसा लगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। एक अलग सी पहल कर रहा हूँ। हमारे एक पुराने मित्र हैं, पुराने परिचित हैं, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, फिल्मों में काफ़ी काम किया हुआ है और मेरा इनसे संपर्क 1991 में हुआ था। तो आज 21 में इनसे मेरा परिचय हुए 30 साल हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं सीधे इनका नाम ही ले लेता हूँ। ये हैं श्री अनिल घेल्डियाल जी। पर इतना बड़ा नाम मैं नहीं ले सकता, मैं इनको अनिल दा कहूँगा। और ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनको ये तो जानता था कि रंगमंच से जुड़े हैं, नाटक करते हैं, अभिनेता हैं, लेकिन हाल के दिनों में मुझे पता लगा कि इन्होंने एक कविता संग्रह प्रकाशित कराया है। हाँ, प्रकाशित किया है BFC पब्लिकेशन से जी, और दूसरी किताब भी अभी मेरी आई है वहीं से। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद, जिसको सरप्राइज़ कहते हैं, वो था कि ये इतने समय का परिचय हो गया, लेकिन अभी तक मैं नावाकिफ़ था इस बात से कि आप एक कवि भी हैं। हाँ, मैं बताता नहीं था किसी को, ऐसा भी नहीं था, मैं लिखता रहता था। किसी को थोड़ा बता देते तो हम चुरा के थोड़ी किसी को सुनाते। गीत और नाटक प्रभाग में सर्विस करता था जी। तो गीत और नाटक प्रभाग में भी मैं अलग अलग विषय पर हमारे यहाँ पब्लिसिटी के लिए चीज़ें आती थी जी। एड्स पे या इम्यूनाइजेशन पे या अमोनिया पे या इस तरीके से, तो उसके लिए मैं डिवीज़न के लिए भी लिखता रहा कोरस जी। और वही कोरस कंपोज भी किया और कंपोज करके वो कोरस में हमने गाए भी। तो ये जो कवि अनिल दा थे, ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया स्वरूप था। और जब मैंने इनकी पुस्तक देखी कि ये उतरती धूप का दर्द अनिल दा मतलब पूरी उम्र गुजर गई। तो दर्द अब हुआ या पहले से था? धूप है, इसका मतलब ये है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और जब उतर जाती है धूप कहती है देखो सुबह सुबह नमस्कार कर रहा था, अर्घ्य डाल रहा था, और जब मैं जा रही हूँ तो अब मैं चली गई तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या मतलब, कोई पीड़ा है, कोई निराशा है, क्या है ये उतरती धूप का दर्द? ये मतलब हकीकत यही है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, उतरती धूप का दर्द, उम्र निकल गई, तब तक इतने संघर्ष, इतने झंझावात रहे, आगे बढ़ते 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 बाल सफ़ेद हो गए। वो दर्द अब है कि वो धूप जब उम्र की उतर गई है, अब वो दर्द जो है धीरे धीरे हमने कहा चलो अब कुछ लिख लिया जाए, इसका संकलन कर लिया जाए। ठीक है, पुस्तक की और कविताओं की बात बाद में करूंगा। मेरा एक अपना मानना है, मैं दर्शकों से बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी रचना है, उस रचना को समझने से पहले आपको उस व्यक्तित्व को समझना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जिसने वो रचना की है। ये बात सब पर लागू होती है। मतलब जिसने ताजमहल बनाया, वो जिसने बनाया उसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको ताजमहल समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कई लोग इससे इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि आप जब तक व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो उसके व्यक्तित्व को समझें तो कृतित्व समझ में आएगा। तो मैं अनिल दा थोड़ा सा बताएं अपने संघर्ष के बारे में। और ये जो उतरती धूप का दर्द है कि ये जो चढ़ती हुई धूप थी तब भी दर्द था? तब पता ही नहीं था, तब दर्द ही झेल रहे थे। अच्छा, तो क्योंकि मौका ही नहीं मिला, बस चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। शुरुआती दौर पे 10 साल की उम्र में मंच पे आ गया था जी। और बचपन से ही थिएटर पे रहा। मेरी फैमिली के लोग और अलग अलग
अलग अलग जगहों पर, अच्छी जगहों पर है, लेकिन मैं वो रंगमंच जो पकड़ा तो आज तक वो रंगमंच ही रहा। और फिर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में निकला तो रंगमंची में काम करते करते NSD से, जैसे आप और हम NSD में हमने यहाँ पे वर्कशॉप की जी। ऐसे ही हर जगह मैंने सीखता रहा मैं। अपना भी मेरा ग्रुप था भागीरथी कला मंदिर करके कोटद्वार में, तो 20-25 लोग हम लोग थे। अभी वो वहाँ के लोग बड़े अच्छी जगह पर हैं। शिवराम सिंह रावत जी ने तो अभी कोटद्वार में एक फिल्मी शूट खोल दिया है। अच्छा। हाँ, मुंबई रहे, बहुत फिल्में की उन्होंने, वो मद्रास भी रहे। तो ऐसे लोगों के साथ रहे, सीखे बचपन से अभी तक सीखते रहे। लेकिन वो जो फिर ऐसा होता है कि आदमी का पेट जो है ना, पेट की आग आपको बढ़ाती है आगे। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे जी जी। तो मेरा जन्म रामनगर में हुआ, हल्द्वानी, लाल कुआं इस तरफ गुजरते हुए फिर हम कोटद्वार चले गए। पिताजी हम छोटे ही थे, तो वो जो जब तक हम कम थे तब तो अच्छा ही घर चल रहा, बढ़िया चल। लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चली गई, पहले सबके घर में 7-7, 8-8 बच्चे होते, तो हम लोग जैसे परिवार बढ़ा तो फिर वो सारी समस्याएं भी बढ़ती चली गई। समस्याएं बढ़ गई तो इंटर तक पिताजी ने अच्छा खासा हम सब बढ़ा लिया। तो मुझे ये लगा कि मुझे यार अब कुछ करना चाहिए, मैं काम करना चाहिए यार। फिर मैंने 100 रुपये की नौकरी भी कर ली एक जगह, पत्रकारिता भी कर ली मैं, और ग्रुप भी चलाता रहा। तो मैं वहीं से नहीं, मेरे अंदर ये आ गया, नहीं कुछ करना है यार, खुद करना है। क्योंकि अब आपको कोई साथ देता नहीं है, आपको आप खुद ही करना होता है जी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आदमी कहेगा, किसी भी आदमी को बोलोगे यार खुद ही करना है, रिश्तेदारी ऐसी होती है, ऐसा होता है, रिश्ता कुछ नहीं होते। अभी मैं देखता हूँ फेसबुक में लगभग यही आप, तो रिश्ते आज से नहीं है, वो आदिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है कि हमारे संबंध ऐसे हैं कि कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनका अच्छा सब कुछ मिल जाता है, किसी लोगों को मिलता है लेकिन फिर ब्रेक हो जाता है, फिर वो मुफलिसी या संघर्ष और ये और भागा दौड़ी, मतलब आम आदमी जानता ही है। तो वही हमारे साथ रहा है। लेकिन क्या मतलब कवि होने के लिए दर्द पूर्ण जीवन होना जरूरी है क्या? नहीं, कुछ लोग कहते हैं सेब जो है वो रोज ही गिरता है, पर न्यूटन के लिए सेब जब गिरा तो उसने ग्रेविटी खोज दी, ऐसा कहा जाता है। तो दर्द तो पूरी दुनिया में ही है, सभी के साथ है, दुनिया में भी है और हर आदमी के अंदर। तो मतलब बिना दर्द का तो आदमी है ही नहीं। तो फिर लेकिन कवि तो हर आदमी नहीं हो जाता। हाँ, अब ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो मतलब वो जो अंदर की चुभन है ना, और आपके अंदर का जो आदमी है वो जब तक आपको उकसाएगा नहीं ना आपको अंदर से कि यार तेरे साथ हो क्या रहा है, और आपके हाथ को नहीं देगा वो ऑर्डर की यार तू तेरी कलम को ऑर्डर नहीं देगा यार ये लिख इस पे क्या है, तो ये तो ऊपर वाले की भी बड़ी कृपा है, माता की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। तो मेरा मानना है कि मुझे भी शायद ऐसे ही रहा होगा। लिखने वाला जो है, मैं तो सोचता हूँ लगभग वो दर्द में ज़रूर रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा मतलब साहित्यकार हों या कलाकार हों, वो कहीं ना कहीं अपनी कलम का जो है वो ऊपर वाले को दे देते हैं, लेकिन मतलब ऊपर वाले की उसमें ज़रूर कृपा रहती है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल राइटर्स की बात करते हैं या प्रोफेशनली लिखना, प्रोफेशनली कोई काम करना, जो एक शब्द आ जाता है, जैसे कोई गीतकार है तो वो गीतकार होना उसका प्रोफेशन है। हाँ। लेकिन उसके लिए सरस्वती की कृपा आवश्यक है या उसको कुछ किस खास किस्म की सोच होनी चाहिए या टेक्निकलिटी उसके पास होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब जैसे इस पक्ष का साहित्यकार बड़े बड़े, हम तो कुछ नहीं हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन हर साहित्यकार का ये टेक्निकली सीखने का भी इसकी एक शिक्षा है, ये किसी क्लास है जी, है ना। तभी आदमी किसी बड़े साहित्य के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी संगत रखते हैं कि उनकी शैली क्या है, वो क्या लिख रहे हैं, ये विचार कैसे इनके अंदर, ये परिकल्पना कैसे लाते होंगे। तो उनके साथ बैठ के वो लोग बैठते हैं। जी। अच्छा, हम तो पढ़ते रहे, देखते रहे, हमारा तो कुछ बस उन्हीं को जिनको देखा, जिनको पढ़ा उन्हीं को गुरु मान लिया, आपने लिखा आप ही को गुरु मान लिया, है ना। तो ऐसा मैंने तो शिक्षा कुछ ली नहीं जैसी ना कि लिखते कैसे हैं। अब आजकल मैं देखता हूँ कि वो क्लासेस लगती हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज और सर्टिफाइड कोर्सेज। हाँ, मतलब मुझे लगता है पैटर्न ऐसा होता है, ऐसा लिखना चाहिए, वो ऐसा लिखना चाहिए, इसमें ऐसा होता, लेकिन ऐसा अपना कुछ रहा लिखा, अपने जितना पढ़ा लिखा, जितनी अपनी शिक्षा रही, अपनी बुद्धि जितनी मंद बुद्धि के साथ जो आता रहा बस वो हम, और जो महसूस करते रहे वो वही कलम में आता रहा, वो बस ऐसा ही। क्योंकि अभी एक बड़ा मतलब समाज में इस तरह का चलन हो गया है, या सही है गलत है पता नहीं, लेकिन हमें खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। हाँ। लेकिन जब हम किसी साहित्य विधा में हम मतलब मैं कई बार इसको कहता हूँ कि हिंदी साहित्य या अंग्रेज़ी साहित्य, किसी भी साहित्य में आप अगर मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या बन जाते हो? मास्टर डिग्री के बाद क्या बन जाते हैं? हाँ, नहीं, फिर उसी के पे डिपेंड है, वो उसने जो लिया है वो उसने क्यों लिया है, क्या लिया है, जी जी,
यहाँ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाजार छोड़ के गांव में आ गए, जी पढ़े लिखे लोग हैं जी लेकिन उनका क्या सोच है, वो बड़ी बड़ी महंगी तनख्वाह छोड़ के वो गांव में चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं उनको बहुत कुछ आता है लेकिन वो पढ़े हैं, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं, जी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने को उस जो मंच है उस मंच पर अपने को स्थापित करते हैं, है ना। तो वो सारी वैरायटी है सब जगह समाज के अंदर। लेकिन कुछ लिखता है तो बोलता है यार मैं क्या लिख रहा हूँ, अब वजह हम क्या लिख रहे हैं हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे छाप लेना चाहिए, मेरे पास संकलन है, मुझे महसूस हुआ यार मेरी जो दर्द है मैंने जो फील किया है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने उसको इसलिए कि यार मैं कल चला जाऊँगा भाई, जी जी मरना सबने, जी जी तो कम से कम वो पड़ा रह जाएगा, कहीं रद्दी में फटा मिलेगा, कहीं मिलेगा तो कहीं इसको संकलन कर लूँ यार कि मैंने अब मेरी आलोचना तो करेंगे लोग, करना भी चाहिए कि यह कैसा है क्या है ना, होनी चाहिए आलोचना होनी को। चाहिए। मैं आलोचना को कभी ये नहीं कह पाया कि एक व्यक्ति ने अपना समय दिया, अपने अनुभव को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को समाज से साझा किया, उसकी आलोचना क्या होगी? हाँ उस पर बात हो सकती है नहीं, लेकिन उस विधा के लोग तो करेंगे नहीं, जैसे उस ट्रेंड के लोग यार इसने खाना अच्छा बनाया यार, जहाँ इस वाले ने अच्छा नहीं बनाया, ये ठीक है यार, इस टाइप से होता ना। जहाँ हम अपने घर की कोई बात शेयर नहीं करते, हम छुपाते हैं, और एक व्यक्ति जो है वो अपने दिल की बात कविता के माध्यम से समाज के लिए रख रहा है कि ये मैंने महसूस किया, और क्या आप भी महसूस करते हैं, और क्या तो उसकी क्या आलोचना करेगा? उसको तो बधाई देनी चाहिए कि आप इतनी हिम्मत जुटा पाए कि आपने बस इतना ही है जो आप बोलो ना, बस इतना ही है मेरा, बस वही मेरा थॉट भी है कि मैंने न किसी को दिखाने के लिए लिखा है, न मैं कि बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ, बहुत साल नहीं, वो मेरे को जो महसूस हुआ है मैं तो अब मेरे को बैठ के जो मैं 2-2 बजे रात तक 1-1 बजे तक जो आता रहता है, या नहीं आया तो काट दिया और फिर उसको बैलेंस किया, फिर उसकी याद नहीं, वजन नहीं आ रहा, ये वर्ड इसके सही नहीं हो रहे, तो शब्द का मज़ा नहीं आ रहा है, या दूसरे को लगना भी चाहिए कि हाँ ये कुछ बोल रहा है। जी जी, तो वही सारी चीज़ें करके मैं बस। अच्छा, एक जो दर्शकों की तरफ से भी मैं सवाल सोचता हूँ कि ये उनको जो नए लिखने वाले हैं उनको, आपको कब ये एहसास हो जाता है कि आपकी जो कविता है वो अच्छी है? वो कभी मेरा दर्शक ही होता है, मैं अभी नहीं, आप अपनी कविता को दर्शक या श्रोता की दृष्टि से अगर देखते हैं, और क्या आप अंतर कर पाते हैं कि ये हाँ ये ठीक है? हाँ, वो मैं जब ये मैं देख लेता हूँ ना यार, इसमें मेरी पिक्चर है, दृश्य जो, हाँ मैं विजुअलाइज भी करता हूँ ना कि यार ये मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं झील के किनारे ये महसूस कर रहा हूँ। अगर ये महसूस मेरा सामने वाला, सुनने वाला, मेरा पाठक उसको महसूस कर ले तो वही मेरी जीत है, बाकी कुछ नहीं है ना, बस यही है। ठंडे हाथ पर रखा कोई गर्म सा हाथ हो, धमनियों को अपना खास रिश्ता कोई पुराना सा लगे, पास है कोई मेरा गुदगुदी रुई है, रजाई सा लगे, हाथ की झन्नाहट ने कभी समझा न था, ठंडा क्या गर्म क्या, जरूरत ने उकसाया है आज कि ऐसा लगे, लपकते मौके फिक्र ने न दिया मौका, छुअन ने याद किया ऐसा लगे, हाथ को हाथ जब सूझे न कोई, हाँ दिल सुन्न सा अकेला लगे, गुजर गया रास्ता थकान थी, सुस्ता तो लूं, कोई हाथ मेरे हाथ पर रखा है ऐसा लगे।